नमस्कार प्यारे साथियों। अशोक महान था या अकबर महान था, ये मैंने एक प्रश्न आपके सामने रखा था एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, और ये बताया था कि उसका जवाब मैं अगले दिन दूंगा। अगले दिन पूर्णिमा पड़ गई थी और कल फिर मैं थोड़ा बिजी था, तो आज उस सेशन को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों से भी मैंने ये कहा था कि आप बताएं आपके क्या विचार थे, तो कुछ लोगों ने बड़े शानदार कमेंट किए, कुछ लोगों ने थोड़ी आधी अधूरी जानकारी दी, लेकिन जानकारी दी थी। सभी का आंसर लगभग सही था। और चूंकि इसमें देखो वस्तुनिष्ठता की हम अपेक्षा नहीं कर सकते ऐसे प्रश्नों में, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन एक सटीक विचार क्या होना चाहिए ताकि साक्षात्कार में यदि हम जवाब दें तो हमको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, है ना। तो उस सटीक जवाब की अपेक्षा रखते हुए ये सेशन में ले रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जवाब पसंद आएगा और आप लोग इसी जवाब को वहाँ जाकर जो है उनको बता दोगे साक्षात्कार में, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। एक सूचना देना चाहूँगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है सफलता विजन्स, उस पे ऐसे ही प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें साक्षात्कार बैच चला रखा है मैंने उसमें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होगा, समय का या पैसे का, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी मैंने काफ़ी बड़ी तैयार की है, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, आधुनिक भारत की मैंने शेयर भी की थी। और आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो वहाँ पे आप मैसेज करके और ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हमारा जो इतिहास है उसमें ऐसा कोई पैमाना है ही नहीं कि हम किसी व्यक्ति को महान कहें या किसी को निम्नतर कहें, ठीक है। यानी कि इतिहास में ऐसा कोई पैमाना हमने तय नहीं किया है या इतिहासकारों ने नहीं किया है जो किसी के महानता को बताता हो और किसी की निम्नता को बताता हो। लेकिन उन व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर या शासकों की नीतियों के आधार पर और हम लोग जो हैं उनको महान कह देते हैं या किसी को निम्नतर कह देते हैं, है ना। तो अब दोनों व्यक्तियों के आगे हमने महान लगा हुआ पढ़ा है, तो उसके पीछे कारण क्या है ये हमें जानना है, क्योंकि आपसे साक्षात्कार में पूछा जाएगा कि भाई इतिहास ने यदि पैमाना तय नहीं किया तो फिर आप अशोक को ही महान क्यों कहा, अकबर को ही महान क्यों कहा। शासक तो और भी हुए थे, जैसे इन दोनों के ही वंशों की हम बात करें तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और अकबर भी मुगल वंश का तीसरा शासक था। यानी कि इन दोनों ही वंशों के शासकों से पहले दो दो शासक और हुए, उनके आगे तो महान लगा ही नहीं, इन दोनों के आगे ही महान क्यों लगा। और इतिहास में और भी बहुत राजा हुए हैं, अन्य वंशों के राजा हुए हैं जिन्होंने खूब जो है दीर्घ काल तक शासन किए हैं, उनके नाम के आगे महान नहीं लगा, फिर इनके आगे ही क्यों लगा। तो प्यारे साथियों, हम एक एक की चर्चा करेंगे कि आखिर अशोक के आगे महान लगा तो क्यों लगा, अकबर के आगे महान लगा तो क्यों लगा, और फिर दोनों की तुलना करेंगे। अंत में एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे कि आखिर दोनों में से यदि एक को चुनना पड़े तो हम किसे चुनेंगे, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इनके कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कार्यकाल को समझना बेहद आवश्यक है। अशोक जो था, पहले उसकी बात करें तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और इसका शासनकाल प्रारंभ होता है ईसा पूर्व 269 ईस्वी से, ठीक है। मतलब ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व 269 से प्रारंभ होता है और ईसा पूर्व 232 तक चलता है, ठीक है। और अकबर की मैं बात करूं तो अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1605 तक चलता है। इस प्रकार से हम इन दोनों के कार्यकाल में यदि हम गैप देखें तो करीब 1800 साल के आसपास का गैप हमको देखने को मिलता है। 1800 पूरा नहीं है, कुछ एक वर्ष घट रहे हैं, आप लगभग 1800 मानना, ठीक है। तो दोनों के बीच में 1800 साल का गैप है। अब आखिर अशोक को महान हमने क्यों कहा और अकबर को महान क्यों कहा, इसके बारे में हम जाने। तो ये तो हमने कार्यकाल जाना। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के महान होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो इनकी धार्मिक नीति को माना जाता है, ठीक है। अब धार्मिक नीति में अशोक की धार्मिक नीति क्या रही, तो पहले मैं अशोक की बात करता हूँ। तो प्यारे साथियों, अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था
अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इन्होंने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। ऐसे उसकी ऐसे फिक्स सन लिखी नहीं मिलती कि जैसे 261 ईसा पूर्व हम पढ़ते हैं, कई गाइडों ने लिख रखा है 261 ईसा पूर्व में, लेकिन अशोक के अभिलेखों में कहीं भी 261 ईसा पूर्व ऐसे लिखा नहीं मिलता। वहाँ पे यही लिखा मिलता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, और कलिंग युद्ध में जब लाखों लोगों की हत्याएं हुई और इतने ही लोग जो है अपाहिज हो गए, बेघर हो गए, तो उसके बाद अशोक का हृदय पिघला और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके और धम्म नीति अपनाई, धर्म की नीति अपनाई, धर्म सहिष्णुता का मार्ग अपनाया। और वो जो धर्म सहिष्णुता का मार्ग अपनाया, जो करुणा का मार्ग अपनाया, जो अहिंसा का मार्ग अपनाया, उसके कारण ही अशोक को हम जो है महान कहते हैं। बहुत मतलब अकेला यही कारण नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कारण है ये, है ना। देखो, कोई भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। जब हम इतिहास, दर्शन और लेखन पढ़ते हैं तो उसमें कारणत्व के ऊपर एक पूरा चैप्टर चलता है, और उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कोई भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन बहुत सारे कारणों में एक कारण होता है मूल कारण, और अन्य कारण होते हैं गौण कारण, ठीक है। तो ये मूल कारण था अशोक के महान होने का, कौन सा, कि युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाई, ठीक है। इनका जो धम्म है बड़ा ही शानदार धम्म है। कई कई बार ये भी पूछ लिया जाता है साक्षात्कार में कि धम्म क्या है, तो फिर आपको जो है, जो लिखा है अशोक के अभिलेखों में, वही आपको जवाब देना पड़ता है, तो आपका आंसर सटीक माना जाता है। वहाँ पे लिखा है कि अपासिन वे बहु ज्ञाने, दया दाने सच्चे सोचवे, माधवे साधवे च धम्मे, है ना। तो देखो, इसकी मैं डिटेल व्याख्या नहीं करूँगा वरना ये वीडियो बहुत बड़ा चल जाएगा, और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे निकलेंगे कि मैं उनकी व्याख्या करने बैठूंगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। आपको यदि इसकी डिटेल व्याख्या सुननी है तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके सुन सकते हैं। तो ये था अशोक का धम्म, और अशोक के धम्म की जो मूल जो शिक्षा थी, मूल जो बात थी, वो मैं टू द पॉइंट यही कहना चाहूँगा कि एक तो इसमें अहिंसा का मार्ग था, करुणा का मार्ग था, दया का मार्ग था, और इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता थी और जन कल्याण था। इन 4-5 जो मैंने शब्द बोले हैं, इन शब्दों के कारण ही अशोक को हम मूल रूप से महान कहते हैं, ठीक है। ये मूल कारण है। उधर मैं बात करूं धार्मिक नीति में अकबर की, तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो भी बड़ी शानदार थी। उसने भी धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई, और सुलह ए कुल की नीति जो है राजपूतों के साथ अपनाई। इसके अलावा दीन ए इलाही जो धर्म था, जिसकी हमें, धर्म तो खैर नहीं था, पहली बार दीन ए इलाही की जो धर्म के रूप में व्याख्या की वो मोहसिन फ़ानी ने की थी। बाद में मजाहिद उल दबिस्तान नाम से एक पुस्तक थी, उसमें की थी। वैसे तथ्यात्मक जानकारी वैसे हमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। उसमें पहली बार मोहसिन ने जो है अशोक के इस धर्म, उसको धर्म कहा था, है ना, दीन ए इलाही को। और दीन ए इलाही में जो बातें थी, आप उसको देखोगे ना, उसके पूरे सिद्धांतों को देखोगे और अशोक के उन सिद्धांतों को देखोगे, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ समानता मिलेगी। और यदि हम वर्तमान में हम देखें, जो भारतीय संविधान में भी हमको जो है धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अशोक की, कि अशोक ने जो नीति अपनाई, धर्मनिरपेक्ष नीति, उस नीति को भी भारतीय संविधान में जो है स्थान दिया गया। इसलिए अकबर ने जो धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई, उसको भारतीय संविधान में स्थान मिला। और आज भी हम जो है, हमारा जो देश है वो धर्म सहिष्णुता को अपनाता है। ये अकबर की बड़ी देन है ना। तो इसलिए अकबर भी जो है महान कहलाता है। अकबर का भी ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि उसने उस ज़माने में और इस प्रकार का जो है धार्मिक नीति अपनाई, और जैसा उन्होंने जो है इबादत खाना खोला, उसमें सभी धर्मों को जो है आमंत्रित किया था। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म एक अपवाद रूप में है, बौद्ध को नहीं किया था। ध्यान रखना, कई बार हम जल्दीबाजी में, है ना, उत्तेजना में वहाँ पे बोल देते हैं सर सभी धर्मों को आमंत्रित किया था, हिंदू, जैन, बौद्ध। तो ध्यान रखना, बौद्ध को नहीं किया था, जैन को किया था, ईसाइयों को किया था, हिंदुओं को किया था, पारसियों को किया था, और मुस्लिम तो वो थे ही, है ना, इबादत खाने में। तो ये अशोक की बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो धर्म की बात हमने की, दोनों ने ही बड़े काम किए। दूसरा पॉइंट मैं लूँ तो दूसरा पॉइंट, हम प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो अशोक की बात करूँ मैं प्रशासन के क्षेत्र में, तो अशोक ने जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी,
और हर 5वें वर्ष वो जाते थे अपने राज्य का भ्रमण करने और लोगों को उपदेश देते थे, बताते थे कि धर्म आचरण के सही नियम क्या हैं और उनका परीक्षण भी करते थे कि लोग इन नियमों को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय था अशोक का और एक आमूल-चूल परिवर्तनकारी नियम भी था एक तरीके से मैं मानूँ तो। आज भी हमारे समाज में और हमने ऐसे नियम नहीं बना रखे। ऐसा कोई भी अधिकारी आज ऐसे घूमता नहीं है जा के। सिद्धांत में ज़रूर है लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि आज तक कोई गाँवों का दौरा करने नहीं आता सरकार का आदमी कि ऐसे नियमों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। हम देखते हैं 1960 में हमारे जो है नियुक्ता प्रथा का एक कानून बनाया राजस्थान सरकार ने और नियुक्ता प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी हमारे समाजों में नियुक्ता प्रथा चल रही है ना? यानी कि नियम भले ही बना रखे हों लेकिन व्यावहारिकता क्या है हम सबको पता है। तो उस ज़माने में अशोक ने इस प्रकार से जो है व्यावहारिक स्तर पे उन चीज़ों को लागू करने का प्रयास किया और लोगों को भेजा, है ना? और जहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें रहती थी वहाँ पे हर 3 वर्ष में ही भेजा। तो ये अशोक की बड़ी उपलब्धियाँ थी। इसके अलावा अशोक ने जो राज्य आदेश जो थे उसके लिए अभिलेख स्थापित करवाए और जगह-जगह अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में जो है अभिलेख स्थापित करवाए। उसके कारण भी जो है आम आदमी उन अभिलेखों को जब पढ़ता था तो उसको आचरण के नियम याद आते, राज्यादेश के नियम याद आते, वो उनका उल्लंघन सहज रूप से तो नहीं करते थे। तो एक बड़ी उपलब्धि थी अशोक की। उसी प्रकार यदि हम अकबर की तरफ जाएँ तो अकबर ने भी देखो मनसबदारी व्यवस्था लागू की, ज़ब्ती प्रणाली लागू की, जिसकी वजह से उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय शासन प्रणाली लागू की, एक मजबूत नौकरशाही अकबर ने जो है लागू की थी, जो सीधा केंद्र से संबंध रखती थी और उसने जो है डिसेंट्रलाइजेशन भी किया था। ये नहीं कि पूरी शक्ति अपने पास थी, अपने पास तो थी लेकिन अन्य लोगों को भी पावर दे रखी थी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक मनसबदार बनने के लिए कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, है ना? मीर बख्शी का उसमें विशेष योगदान होता था, जो दीवान होते थे उनके उस पे सिग्नेचर होते थे, बादशाह के सिग्नेचर के बाद भी उस पे जो है वकील और जो दीवान होते थे उनके सिग्नेचर होते थे, उनकी मोहर लगती थी, तब जाके कोई व्यक्ति मनसबदार बन पाता था। तो इतनी शानदार प्रक्रिया थी। सेम हमको लगता है कि ऐसी की प्रक्रिया हमारे आज भी संविधान में होती है। संविधान में जब संशोधन करते हैं तो उसमें होती है ना? तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी अशोक की भी कि उस ज़माने में ऐसी शासन व्यवस्था उसने लागू की। और हम देखते हैं पटवारी जैसे पद, अमीन जैसे पद जो मुगल काल के थे, आज भी हमारे लागू होते हैं, हमारे चल रहे हैं। पटवारी का पद चल रहा है, अमीन का पद जो है हमारे राजस्व मंडल जो मुख्यालय अजमेर में है, वहाँ अंदर एक व्यक्ति बैठता है अमीन नाम का, जो कि अशोक के समय में अकबर के समय में वो पद था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी अकबर की भी। तो ये सारी बातें अकबर को भी महान बनाती है। तो ये हमने देखो धर्म की बात की, प्रशासन की बात की, दोनों के कार्यकाल की बात की। और हम बात करें इनके सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में तो दोनों ने खूब काम किए। अशोक ने भी जो है छाएदार वृक्ष लगवाए थे, चिकित्सालय खुलवाए थे, कुएं खुदवाए थे, है ना? जन कल्याण के खूब सारे कार्य किए थे। पशु चिकित्सा तक का जो है प्लान उन्होंने बनाया था, मतलब पशु चिकित्सा की भी बात अशोक ने की थी। उधर अकबर की बात करें तो अकबर ने भी जो है बहुत सारे कर बंद किए थे। हमने पढ़ाई है अकबर के बारे में। तो अकबर ने भी जन कल्याण के खूब सारे काम किए। धर्म सहिष्णुता एक अपने आप में बड़ा काम था और टैक्स फ्री कर दिया था उन्होंने, जजिया हटा दिया था अकबर ने, है ना? तो जजिया हटाना एक अपने आप में बड़ा काम था। तो अकबर भी कहीं न कहीं महान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करें हमारे इतिहास को, वर्तमान में इन दोनों ही शासकों की क्या देन है ना? तो वर्तमान में हम बात करें अशोक की, तो अशोक का जो चक्र था आज भी हमारे ध्वज में विराजमान है और हमारे धर्म का प्रतीक है कि ये लगातार आगे चलता रहेगा, है ना? अशोक का सारनाथ स्तंभ हमारे जो है आज भी हमारी मुद्रा में छपता रहता है। तो अशोक की विरासत तो है। अकबर की हम बात करें तो अकबर की देखो प्रत्यक्षतः तो कोई विरासत हमें ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन अकबर ने जो धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, वो धर्मनिरपेक्षता आज भी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद मुझे लगता है शायद 28 और 29 में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो वो अकबर ने लागू की थी, वहाँ से हमने वहाँ से तो खैर क्या ही एडॉप्ट किया, लेकिन कम से कम हमारे संविधान में जो विशेषता है वो विशेषता उस ज़माने में लागू थी
तो कहीं न कहीं अकबर की भी विरासत के रूप में कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने दोनों का ही एक तुलनात्मक जो है वर्णन आप लोगों के समक्ष रखा है। अब मैं आप लोगों के ऊपर ये निर्णय छोड़ता हूँ कि आप किसे महान मानते हैं। अपनी विचारधारा के अनुसार आप क्या महान मानते हैं, किसको महान मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये आप अपने अनुसार जवाब देना साक्षात्कार में। हाँ, मैं मेरा मत ज़रूर रखूँगा, यहाँ पे ऐसे नहीं रखूँगा कि अन्य यूट्यूबर्स की तरह कि वो जो है ऑडियंस पे छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, मेरा जो मत है वो मैं अशोक को ही महान मानूँगा। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो यही है कि दोनों के बीच में जो गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है और कोई व्यक्ति 1800 साल बाद उन कामों कर रहा है, वो व्यक्ति 1800 साल पहले कर रहा है। तो 1800 साल पहले जिस व्यक्ति ने वो काम किया, वो ऑटोमेटिक ही अपने आप में महान है, क्योंकि उस ज़माने में इतना विकसित नहीं था। और चूँकि हर युग अपना इतिहास लिखता है, हर युग पिछले युग से कुछ न कुछ सीखता है। तो अकबर तो जो है 18 बार सीख चुका था, 18 युग बदल चुके थे एक तरीके से। उसके बाद अकबर पैदा हुआ, तो अकबर तो जाहिर सी बात थी कि उसको तो वो सारी चीज़ें लागू करनी थी। लेकिन अशोक के लिए ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि अकबर ने तो अशोक के बारे में भी तो सुना ही होगा। तो सीधी सी बात है, अशोक की नीतियों को वो सीधा लागू कर सकता है। लेकिन अशोक किसके बारे में सुने, अशोक से पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए अशोक महान, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण हमें ये भी देना है कि अशोक को जो है हम स्थानीय शासक मानते हैं, हमारा भारतीय शासक मानते हैं। मुगलों को हम एक विदेशी शासक के रूप में हम देखते हैं। इसलिए भी आपको जो है एक राष्ट्रवादी भावना रखते हुए दोनों की तुलना करके, और आप फाइनली यदि आपसे एक व्यक्ति को चुनने को कहें तो आप अशोक की तरफ चले जाना। ठीक है, उसके पीछे कारण भी दे सकते हैं, तर्क भी दें तो आप ये सारे तर्क दे सकते हैं कि जिस प्रकार से विरासत के रूप में अशोक की जो धर्म चक्र है आज भी हमने एडॉप्ट कर रखा है, लेकिन अकबर का ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसको हमने एडॉप्ट कर रखा हो ना। तो ये एक थोड़ी सी कमी जो है अकबर की दर्शाता है। इसके अलावा अकबर ने कई जगह जो है कत्ले आम भी करवा दिए थे, है ना। तो वो चीज़ें अकबर की थोड़ी सी गलत हैं और अशोक की ऐसी नहीं मिलती, इसलिए अशोक महान हो जाता है।